इनका चेंज नहीं होता, मतलब इनका ना स्त्रीलिंग बनता न बहुवचन बनता, जो हमने इसको पढ़ा। तो ये हम इनको प्रत्यय यदि हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो अव्यय है, जैसे अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र इतः ततः उभयतः परितः शनैः शनैः। अब इनका हम प्रयोग के आधार पर विभिन्न अर्थ बताते हैं। अलम अनेक अर्थ में प्रयोग होता है, धिक अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। तो ये जो पूरा प्रकरण है जिसको हम प्रत्यय कह रहे हैं, यदि हम अपनी एनालिसिस करें तो अव्यय है, और इनकी गणना पाणिनि के भी पर सब भाषा में अव्यय है। बट का प्लूरल क्या होगा? कुछ नहीं, वही है। एंड का स्त्रीलिंग क्या होगा? राम एंड सीता, तो एंड का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये हर भाषा में अव्यय होते हैं और डिफरेंट मीनिंग देते हैं। यहाँ पर कहीं 5 अर्थ, कहीं 7 अर्थ, कहीं 8 अर्थ, कहीं 10 अर्थ दिए। अब प्रत्यय का रियल मीनिंग क्या होता है? प्रत्यय को हम कहते हैं ये टर्मिनेशनल इंडिंग सफिक्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेशनल इंडिंग, क्योंकि उसका अंग्रेजी में और अनुवाद क्या होगा? सफिक्स कह दे तो सफिक्स और भी होते हैं, तो इनको हम किसी भी के शब्द के अंत में लगाते हैं। तो प्रत्यय वो होता है प्रत्ययः परश्च, चाहे वर्ब बनाना हो, चाहे नाउन बनाना हो, प्रोनाउन बनाना हो, एडजेक्टिव बनाना हो, बिना प्रत्यय के बनेगा। तो इसलिए बेसिक प्रत्यय होते हैं सुख 21 प्रत्यय और 18 प्रत्यय। इनको प्रत्यय संज्ञा होती है, इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्ति और प्रत्यय में अंतर नहीं। सुख 10 झी भी इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्तिश्च, प्रत्यय और विभक्ति दोनों संज्ञाएं होती हैं। चाहे वर्ब बनाइए, चाहे नाउन बनाइए, चाहे प्रोनाउन बनाइए, इन सब में विभक्तियां लगती, उनको कहते हैं प्रत्ययः परश्च। तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, लेकिन अव्यय पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है और बीच में भी लग सकता है। यहाँ जो इरई क्या है? ये इरैचुल, इसका नाम है इडैयल जो है, ये कह रहा है कि पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है और प्रायः बीच में लगता है। तो ये सिचुएशन अव्यय के साथ है। अत्र तत्र ऊपरी नीचे शनैः बिना उभयतः प्रति, ये जो अव्यय है ये इडैचल के अंदर आ सकते हैं। प्रत्यय तो वो है जो जिससे शब्द निर्माण होता है, चाहे नाउन। अब प्रत्यय 2 में लगते हैं। पहला बेसिक प्रत्यय जिसको हम कहते हैं, यहाँ उन्होंने शब्द दिया कि शब्द उसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कोई भी किसी को भी हम शब्द नहीं कह सकते। तोलकाप्यम ने कहा केवल वर्णों का अनुक्रम शब्द नहीं। वर्ण लिख दे क प च ट, तो ये वर्ण, ये शब्द नहीं। शब्द माने लैंग्वेज, भाषा। शब्दयते इति शब्द, जो कहा जाए उसको शब्द है। कहा क्या जाता है? तो कहते हैं हम साउंड बोल। और ये साउंड 2 प्रकार का, एक अल्फाबेटिकल साउंड और एक फोनोलॉजिकल साउंड। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम घर जाता है, इसमें भी साउंड निकलता है और ये अल्फाबेटिकल है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और फोनोलॉजिकल साउंड ये है जैसे ऐसे मैंने बजाया, इसका भी मीनिंग होता है। जैसे मैं कहूँ तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब छुट्टी हो गई, इसका मतलब मुझे भी दीजिए। तो ये अल्फाबेटिकल साउंड और फोनोलॉजिकल। तो ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो अल्फाबेटिकल साउंड में होता है, उसको वर्णात्मक शब्द कहते हैं। तो साउंड ही शब्द है,
उसी को पाणिनि ने, भर्तृहरि ने कहा ध्वनि शब्द एनोच्चारितेन, जिसके उच्चारण से किसी विषय वस्तु का बोध हो उसको शब्द कहते हैं। तो शब्द जो फोनोलॉजिकल शब्द है वो मनुष्य के लिए नहीं है, पशु पक्षी उसमें व्यवहार करते हैं, उसकी मीनिंग भी समझते हैं। एक कुत्ता बोला 20 कुत्ते इकट्ठे हो गए, वैसे बोल रहे हैं कोई नहीं आ रहा, ऐसा साउंड बोला कि सब आ गए। तो वो एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं, वो फोनोलॉजिकल में बात करते हैं और हम लोग मनुष्य अल्फाबेटिकल में बात करते हैं। इस शब्द को हम कहते हैं भाषा, उच्चारण को कहते हैं भाषा। और ये भाषा, इसी को लैंग्वेज कहते हैं। इसके 5 स्टेप। पहला होता है साउंड, ध्वनि। दूसरा स्टेप होता वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण माने लेटर। लेटर का मतलब होता है वर्णयति। साउंड को जब हम आकार देते हैं उसी को कहते हैं लेटर, अल्फाबेट। वर्णयति, जैसे क हमने बोला तो कोई देवनागरी में लिखा, कोई रोमन में लिखा, कोई तमिल में लिखा, ये वर्ण, इसको कहते हैं वर्ण। उसके बाद स्टेप होता है पद, माने क म, कम, तो ये एक मीनिंग हो गया। कमल एक दूसरी, तो मीनिंगफुल यूनिट को पद कहते हैं। और जब पद को मिला करके ऐसे अरेंजमेंट करते हैं पदों का जो एक मीनिंग को दें, उसको कहते हैं सेंटेंस, वाक्य। और ये पूरा डिस्कशन होता है, वाक्य के लक्षण को बहुत चर्चा होती है। तो इसमें से लैंग्वेज किस में बोली जाती है? ध्वनि में बोली जाती है कि वर्ण में, कि पद में, कि वाक्य में। तो हमारा सारा व्यवहार सेंटेंस में हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सब लोग वाक्य में ही व्यवहार करते हैं। उस वाक्य को समझने के लिए हम ये ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य के एनालिसिस करते हैं। तो मीनिंगफुल यूनिट क्या है? जैसे बालक, एक हमने साउंड सुना बालक, तो इसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का मतलब होता है अर्थवान यूनिट, मीनिंगफुल यूनिट। अभी हमने सुना, अब इसको सुनने के बाद भाषा की दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो हम पूछते हैं कि ये वावेल एंडिंग है कि कॉन्सोनेंट एंडिंग है। तो सोचेंगे कि बालक शब्द सुना, क्योंकि हर भाषा में वावेल एंडिंग और कॉन्सोनेंट एंडिंग शब्द है। कोई भी अंग्रेजी में नहीं दिखता है लेकिन कुछ तो दिखता ही है। वहाँ भी कॉन्सोनेंट नहीं, सब में दिखता, क्योंकि ए लास्ट में ए ई लगता है, लेकिन होता जरूर है, होता है। वो उनके वो चिन्ह लगा देते हैं, हम नहीं समझ पाते लेकिन वो लगा देते हैं। तो कॉन्सोनेंट एंडिंग और वावेल एंडिंग। तो पहला इसको कहते हैं स्वरूप, इसको कहते हैं फॉर्म। जैसे देखते ही समझ में आए, स्त्री और पुरुष देखते ही समझ में आता है, इसको कहते हैं स्वरूप भी। रूप देखते ही पता चल जाए एक कॉन्सोनेंट एंडिंग है या वावेल एंडिंग। दूसरा डिवीजन होता है, उसको कहते हैं जेंडर डिवीजन। कोई शब्द या तो पुल्लिंग होगा, या तो स्त्रीलिंग होगा, या नपुंसक लिंग होगा। तो बालक कौन सा जेंडर है? तो पुल्लिंग है। अब तीसरा जो भेद होता है उसको कहते हैं मीनिंग डिवीजन। मीनिंग के आधार तो हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय बना। तो पहला प्रत्यय का काम है मीनिंगफुल यूनिट बनाना, बालकः बनाना, पठति बनाना, एक कर्ता या कर्म या विशेषण या अव्यय बना। दूसरा जो प्रत्यय का प्रयोग होता है जैसे भारत। अब भारत से बनना है भारती, पहले भारत बनाए। भारत कैसे बनाए? प्रकृति प्रत्यय से रूट लिए और प्रत्यय लिए, भार रूट लिए और प्रत्यय, इससे बन गया भारत। अब हम भारत से एक दूसरा शब्द बनाना चाहते हैं, उसका नाम है भारतीय। अब कैसे बनेगा? तो क्या फिर प्रत्यय लगा। इस प्रत्यय को क्या कहते हैं? इस प्रत्यय को हम संस्कृत में कहते हैं, जब शब्द से शब्द बनाते हैं। यहाँ आया कि प्रत्यय का काम क्या है? शब्द से शब्द बना। अब तमिल में क्या कहेंगे? तमिल भोजन है, तामिलम भोजनम। हम संस्कृत में कहेंगे तमिल
मूल प्रातिपदिक, और संस्कृत बनाएंगे तो कहेंगे तामिलम भोजनम, तमिल से संबंधित भोजन। तो भारत से भारतीय, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्ययों की लंबी लिस्ट। मैं ये सोच रहा था, जैसे हम प्रत्यय लगाए, तुमुन लगाए, इसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय वो होता है जो रूट से बनते। सैसित, ये जो तद्धित है ये शब्द से बनते, माने नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से जो बनते हैं उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे द्वित्राह, द्वित्राह का माने, जैसे हम संस्कृत में हिंदी में बोले एक दो छात्र है, एक दो छात्रा छात्र, अब इसको एक शब्द बना दे तो हम कहेंगे द्वित्राह छात्रा सन्ति, दो तीन छात्र हैं। तो ये बन गया, इसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय से। और अनेक मीनिंग में तद्धित प्रत्यय हो। और जैसे यहाँ प्रत्यय मन प्रत्यय, तिल प्रत्यय, तिल प्रत्यय, उसी तरह से वहां भी है ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ता प्रत्यय, ताल, पंचम्यास तसिल, तसिल प्रत्यय लग गया। अब तसिल की अपनी क्या मीनिंग है? कुछ, जैसे कह रहे हैं प्रत्यय का अपनी कुछ मीनिंग नहीं है, जिसके साथ लगते हैं वो अपना अर्थ बताता है। जैसे हम बोल दें ग्रामतः, तो तह का अर्थ पंचमी है, और ग्रामतः माने फ्रॉम विलेज, ये अर्थ आ जाए। तो तहसील का अपना क्या अर्थ, ये हम नहीं विचार करते, जिसमें लगता है वो क्या क्या अर्थ बनाता है ये विचार करते। तो यहाँ तोलकाप्य में भी यहाँ कहा गया कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द से शब्द का निर्माण करता है। तो तद्धित प्रत्यय शब्द से शब्द का। दूसरा प्रत्यय होता है जिसको हम कृदंत प्रत्यय, क्रिया और कृदंत। जैसे पठ धातु से तिंग प्रत्यय लगाए तो वर्ब बनाए पठत। अब तमिल में पढ़ने के लिए क्या कहते, क्या बोलते? पढ़ता हूँ। हाँ, अब पढ़ूंगा, रूट तो वही है, पठी, पठ से ही बना रहे हैं, फ्यूचर पास्ट। उसी तरह से संस्कृत में पठ रूट से हमने वर्ब बनाया, और कौन सा प्रत्यय लगाए? वो तिंग प्रत्यय लगाए। तो एक प्रत्यय से क्रिया बनाए, और दूसरा प्रत्यय तिंग प्रत्यय लगता है धातु में लग करके, जैसे दृष्ट, सीन, रेड, पढ़ा हुआ, पठित, दृष्ट। अब ये सीधे दृष्ट धातु से बना है, इसको हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। एक धातु से सीधे लग के बनेगा क्रिया तो उसको तिङंत कहते हैं, और धातु से सीधे लगे तो उसको कृदंत कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा, पहला सुप लग करके नाउन प्रोनाउन बनाए, फिर तद्धित लगा करके शब्द से शब्द बनाए, फिर तिंग से क्रिया बनाए, और फिर रूट से कृदंत शब्द बनाए। उसको हम कहते हैं जैसे पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल। तो ये भी इन अलग अलग अर्थ में, मीनिंग में हम बनाते हैं शब्द, उसको हम कहते हैं कृदंत। ये भी सैकड़ों प्रत्यय, एक दो नहीं सैकड़ों। और ठीक उसी प्रकार से जैसे तोलकाप्यम में ये प्रत्ययों के नाम लिखे गए, वैसे वहां भी उनके प्रत्ययों के नाम। उसके बाद प्रत्यय लगते हैं, उनको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वो होते हैं किसी शब्द को हमें स्त्रीलिंग बनाना। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, एक जहत लिंग, एक अजहत लिंग। माने कुछ शब्द होते हैं जो अपना लिंग नहीं छोड़, एक ही लिंग हो। अब कुछ होते हैं जो अपना लिंग छोड़ देते हैं, जब चाहिए उसका पुल्लिंग बना लीजिए, तटा, तटी, तटम। तटा भी बनता है, तटी भी बनता है, और तटम भी बनता है। अब कुछ के एक ही जेंडर होते हैं, तो हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय, ये भी लंबी लिस्ट है। जैसे बालक से बालिका बना,
बालिका में टाप लगा, युवती में युवन शब्द से प्रत्यय लगा, युवती बना, गमन जाना है जाता है उसमें तिन लगाया, गति हो गया। तो स्त्री प्रत्ययों की लिस्ट पूरी एक पाणिनि ने एक लिंगानुशासनम किताब लिखी, उसका नाम है लिंगानुशासन। जेंडर कैसे डिसाइड होता है? आप देखिए संस्कृत में पुस्तकम नपुंसक लिंग, ग्रंथः पुल्लिंग, अब पुस्तिका स्त्रीलिंग। मीनिंग की दृष्टि से तो चाहे पुस्तक कह लीजिए, पुस्तिका कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, लेकिन ये जेंडर डिसाइड करने वाला कौन है? प्रत्यय। प्रत्यय के आधार पर ही हम समझ पाते हैं कि किस शब्द का क्या जेंडर है। तो प्रत्यय का बड़ा बहुत रोल है। यहाँ भी कह रहे हैं कि पुरुष लिंग वचन प्रत्यय के आधार पर डिसाइड होता है, ये भी कह रहे हैं। तो ये प्रत्यय करता, इसको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं, लिंगानुशासन। जैसे पहाड़ पर्वतवाची जितने शब्द होंगे वो पुल्लिंग होंगे। अब आप बताइए तमिल में पहाड़ के शब्द जितने भी हैं वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? नदी वाचक जितने शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग में होंगे। आप बताइए कोई तमिल शब्द बताइए, कोई पहाड़ हो, पर्वत हो और उसका जेंडर स्त्रीलिंग होगा? तो ये पाणिनि ने एक लिंगानुशासन किया। उसके बाद आता है समासांत प्रत्यय। समासांत, समास, दो समास समस्त शब्दों में भी प्रत्यय लगा करके शब्द बनाते हैं, तो उनको समासांत प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तो कैटेगरीज हुई, और प्रत्येक कैटेगरीज में बहुत सारे प्रत्यय लगते। इसको पाणिनि के सूत्र में प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, उन्होंने कहा जिसका विधान किया है। अब यहाँ जैसे का बीच में लगते हैं, बीच में हमारे यहाँ प्रत्यय नहीं लगते, लेकिन तीन चीज होती है, प्रत्यय, उपसर्ग और आगम। प्रत्यय, उपसर्ग और आगम। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, जैसे भवती प्रभवती बनाना है, भवती अनु लगा दिए अनुभवती, अनुभव, तो अनु प्रीफिक्स, इसको हम उपसर्ग कहें। और प्रीफिक्स और सफिक्स, सफिक्स होता है जो बाद में लगता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। और आगम उसे कहते हैं जो कहीं भी लग जाए, बीच में लगता है, कहीं नहीं, आगे पीछे तो लगता ही नहीं, बीच में ही लगता है, उसको हम कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं आगम। जो होता है आगम और आदेश, आदेश शत्रुवत होता है और आगम मित्रवत होता है। जैसे इक के जगह पर यण आदेश हो गया तो ई बेचारा चला जाएगा, तो वो शत्रुवत होता है, हटा के बैठ जाता है, उस शब्द को हटा देगा फिर बैठ जाएगा। और आगम मित्रवत होता है, जहां स्पेस बनेगा उस बीच में आके बैठ जाएगा। तो आगमों की भी लंबी श्रृंखला। जैसे अब देखिए हम फ्यूचर टेंस में रूप बनाते हैं, इसी से सेट, अनिट और वेट तीन तरह की धातुओं की कैटेगरी बनती है। सेट धातु वो होते हैं जिसमें इट आगम होता है, करिष्यति, गमिष्यति, पठिष्यति, लेखिष्यति, इसमें ई है। दास्यति देगा, पास्यति पिएगा, नेस्यति ले जाएगा, ये नहीं है, इसको अनिट कहते हैं। और वेट उसे कहते हैं जिसमें दो रूप बनते हैं, जैसे नाचेगा संस्कृत में दो रूप बनेगा, नर्तिष्यति और नर्त्स्यति, दोनों रूप बनते हैं, इसको वेट कहते हैं। इसमें ईट आगम, इसमें ईट क्या है? आगम। पठ और वो प्रत्यय लगा, ईट आ गया, बीच में बैठ गया, तो ईट आगम हो गया। इस प्रकार से पाणिनि ने प्रत्ययों की एक बड़ी, इसको प्रत्यय की एक बार हमने हमारे सर ने कहा कि इस पर एक बढ़िया से प्रत्यय कितने हैं, कैसे हैं, क्या कैटेगरी, तो हमने बनाया। वो आज ढूंढ रहा कि वो कहाँ है, कि जिसको आपको दिखाएं कि क्या क्या, कैसे, कितने प्रकार के प्रत्यय और नंबर, उनकी लिस्टिंग जैसे यहाँ पर लिस्टिंग की गई है। तो हम इनको, ये जो प्रत्यय हमको समझ में आए, ये प्रत्यय नहीं, ट्रांसलेशन की गलती हो सकती है। प्रत्यय इड़ई
क्या कहा इसका नाम? प्रत्यय किसे कहते हैं? इड़ैयल का अनुवाद प्रत्यय ही होगा कि कुछ और होगा, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इड़ैयल जो है ये अव्यय जैसे दिख रहा है। जैसे हम प्रश्न किए कि रामम अंतरेण माता पितरम अंतरेण प्रेम न, तो यहाँ अंतरेण लगा कि माता पिता को छोड़कर मेरा प्रेम और कहीं नहीं। बिना बिना लगा दिए तो बिना योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी ये सारी विभक्तियां लगती हैं। ये सब अव्यय। प्रतियोगी इति योगी, इति लगा दिया, इति का मतलब होता प्रथमा विभक्ति लगा। जैसे युधिष्ठिर इति ख्यातः राजा, तो बाद में लग गया, कहीं बीच में लगता है जलम बिना जीवनम कीदृशम, तो ये बिना ये ऐसा शब्द है जो लग गया और एक मीनिंग को दे दिया। उसी तरह से ये अव्यय जैसे हैं, इनको प्रत्यय कहना, इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यय का स्वरूप दूसरे ढंग का है। और पाणिनि ने, और ये किताब तो हमने पढ़ा नहीं पूरी, तो पढ़ेंगे तो अब हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 5 तो बज गया है, तो 5 बजे तक का ही सेशन है, और तो इसीलिए अब मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।